यूपीएससी ये सपना बहुत लोगों का है, लेकिन इस सपने की हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों को कुछ उन लोगों के माध्यम से पहुंचाने का समय समय पर प्रयास करता रहा हूं जिन्होंने खुद ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। मेरे प्यारे साथियों, जिस समय मुझे इस एग्जाम को देने का मौका आया था तब तक मैं जॉब में था, और जिसको कहते हैं ओवर एज होना, जब मैं ओवर एज हुआ, मतलब लास्ट अटेम्प्ट था, जब ये ख्याल आया कि हाँ भाई अपन दे सकते हैं, उस समय मैं इसको देने निकला। और वो होता है ना, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया और करने के बाद आपको लगता है कि यार अभी थोड़ी सी रिकॉग्निशन बाकी रह गई है। तो वो जो रिकॉग्निशन बाकी रहने वाला जो सीन है वो इस यूपीएससी के साथ लागू होता है। तो जब मैं तैयारी करने उतरा था इस तैयारी के अंदर, तो वही मेरे साथ भी हुआ। जॉब करते करते एकदम छोड़ करके तैयारी, मतलब नौकरी छोड़ करके उतरा। लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट बोले तो मेरी उम्र के हिसाब से एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था उस हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि तब तक तो मैं पैसा कूटने में लगा हुआ था। मैं कोटा कोटा के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, वहां पढ़ाया करता था, और खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और एमटेक आईआईटी कानपुर से किया हुआ है मैंने। तो मन में था कि हाँ अपन करेंगे तो कर ही डालेंगे। अच्छे से प्रीलिम्स निकाला, सब कुछ हुआ, लेकिन मेंस के अंतर्गत जाकर के जब कुछ चीजें ये समझ में आई कि नहीं, ये समय प्रबंधन में गलती हुई और इस वजह से वो काम अटक गया। एनीवे, लेकिन जो मैंने अपने एक साल के अनुभव में सीखा, फिर मैंने वो स्टेट सर्विसेज में अप्लाई किया। सेम ईयर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो तैयारियां होती हैं, मैंने वो एग्जाम सेम तैयारी से दिया, और बाय गॉड ग्रेस मैं पहले ही अटेम्प्ट में अलाइड सर्विसेज में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ। लेकिन फिर वही बात कि सपना यूपीएससी का देखा था तो छोटे चीज पे कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था, नहीं किया गया, नौकरी नहीं की गई, और छोड़ करके मैं आपके सामने पढ़ाने उतर गया। फिर मैंने इस बार वापस दिया था एग्जाम की, चलो एक बार रैंक इंप्रूव करके देखते हैं, अगर वो टॉप 2 रैंक आ जाती हैं, जिनका मलाल रहता है कि हाँ आ जाए तो ठीक है, मतलब भाई कि जिस भी एग्जाम को दे रहे हो वहां आप टॉपर रहें तो अच्छी बात है। तो एग्जाम देने निकला, और फाइनली इस बार भी फिर से मेंस क्वालिफाई हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है। तो अल्टीमेटली जो चीज सीखी मैंने वो यही है कि साथियों, एक मन में जो भाव होता है ना, जो सही समय पे पता चल जाना चाहिए। क्योंकि आप जब मुझे देखेंगे तो मैंने अपनी लाइफ में, मतलब अगर आप फाइनेंशियल्स को मानते हैं कि लाइफ में पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, तो बहुत पैसा कमाया है ना। बहुत पैसा कमाया से मतलब, आप कुछ विद्यार्थी मेरे पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। पैसा कभी क्राइटेरिया अगर किसी की लाइफ में होता है तो वो मैंने मतलब आज से 5-7 साल पहले ही उसको नाप के छोड़ दिया थी कि हाँ भाई, पैसा जो है वो एक जॉब में जितना कमाया जा सकता है। बंसल क्लासेस में मैं काफी प्रतिष्ठित पोजीशन पे था और कोटा में था। तो एनीवे, पैसा कमाया, फिर इस जॉब में आया, पैसा कमाया, लेकिन एक बात ये समझ में आ गई कि काश मुझे भी, जैसे आज मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं ना कि समय रहते तैयारी कर लो बेटा, तो वो जो समय रहते तैयारी कर लो वाला जो मलाल है ना, वो असल में क्यों निकल निकल के बार बार आता है, क्योंकि मैं बहुत देर से जागा था। अगर मन में एक बार भी ये है कि मुझे नौकरी में जाना है, तो मैं आपको ये बता देता हूं साहब, कि जब आप कोई सी भी सरकारी नौकरी में जाने का ख्वाब देखते हैं, तो मन में एक सवाल हमेशा आएगा कि इस ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। आप किसी भी जॉब में जाइए, चाहे आप रेलवेज में जाएं, चाहे आप एसएससी में जाएं, चाहे आप बैंकिंग में जाएं, जहां जाएंगे आप, आपको अल्टीमेटली, इवन जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो भी एक आईएएस अधिकारी ही है। आप सोच के देखिए कि आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास आईएएस अधिकारी है ना, इसी एग्जाम से निकला हुआ है। भारत के विदेश मंत्री वो यही अधिकारी से निकले हुए हैं। मतलब पॉइंट ये है कि जितने भी बड़े सपने हमारे हो सकते हैं, जब भी किसी जॉब में हम जाएंगे और सोचेंगे यार इस जॉब का सबसे बड़ा आदमी कौन, तो पता चलता है उसका रास्ता एक ही है, और वो यही है। और इसी पद के लिए मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे अच्छी उम्र होती है ना, वो होती है ये कच्ची उम्र, जिस समय अपन ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। कच्ची उम्र इसलिए क्योंकि हम लोग बाबा लोग हो गए, जॉब करते करते थक गए कि हाँ चलो भैया अब पैसे से सैचुरेट हो गए, चलो नौकरी करने निकलते हैं सर्विसेज यूपी, क्योंकि प्राइवेट जॉब वालों को आपके पद और औहदे का मालूम ही नहीं होता है। लेकिन जब आप इस समय की एज में हैं, जिस समय आपके पास ये मौका है, बिल्कुल अभी आप में से कुछ लोग विद्यार्थी ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ लोग तो इवन ग्रेजुएशन परसुइंग होंगे, ये जो राइट टाइम है, क्योंकि आपने इन दिनों नोटिस किया हो, चाहे टीना डाबी हो या फिर बाद के जो बच्चे अभी निकल रहे हैं, वो सभी ग्रेजुएशन परसुइंग है, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन चल रहा था, पीजी में एंट्री लिया ही था कि वो आईएएस बन गए। आप सोच के देखिए कि एक विद्यार्थी ऑन एन एवरेज 18 साल की उम्र में 12th क्वालिफाई कर लेता है। 12th क्वालिफाई करने के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन के पकड़ लीजिए, 21 साल। एक साल जम के उसने और तैयारी कर ली, 22 साल, 22 या 23 साल में अगर कोई व्यक्ति
टीना डाबी हो या फिर बाद के जो बच्चे अभी निकल रहे हैं, वो सभी ग्रेजुएशन परसुइंग है, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन चल रहा था, पीजी में एंट्री लिया ही था कि वो आईएएस बन गए। आप सोच के देखिए कि एक विद्यार्थी ऑन एन एवरेज 18 साल की उम्र में 12th क्वालिफाई कर लेता है। 12th क्वालिफाई करने के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन के पकड़ लीजिए, 21 साल, 1 साल जम के उसने और तैयारी कर ली, 22 साल, 22 या 23 साल में अगर कोई व्यक्ति आईएएस की जॉब निकाल ले रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, 9, 18, 27 का नियम सामान्यतया प्रमोशन में लागू होता है। आईएएस अधिकारी जो बनेगा, अगर उसकी सर्विस 60 साल में एवरेज रिटायरमेंट है, जो व्यक्ति 22 साल की एज में या 23 साल की एज में आईएएस ऑफिसर बन गया, वो 37 साल जॉब करेगा। 37 साल जॉब करने का मतलब है कि वो पीएमओ में पीएम के साथ बैठेगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप आज उस समय पर हैं जिस समय पर आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ सकते हैं। आप सोचिए, मतलब एक बार के लिए अंदाजा लगाइए कि आज हम लोग पीएम के मीम बनाते हैं, पीएम की मजाक बनाते हैं या अप्रिशिएट करते हैं या फिर उनकी पॉलिसीज की चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री को ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोगों का हीरो जो है वो अजित डोवल होंगे, लेकिन वो भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सपने जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर काम आते हैं ना, वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि प्रशासन में इन्वॉल्व हैं, असल में वो सभी पॉलिसी मेकर्स इसी वाली वेबसाइट से होके गए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप किस जगह बैठे हुए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कुछ भी आ रही है तो आपको यह समझने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों कि हम आज जिस एज में हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मिलते हैं, अक्सर एक सामान्य सवाल पूछते हैं, सर मुझे आईएएस तो बनना है, लेकिन पहले मैं एसएससी की तैयारी कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं नौकरी करूंगा, फिर पैसे इकट्ठे करूंगा और फिर मैं अधिकारी बनूंगा। बहुत अच्छा ख्वाब है आपका और ईश्वर आपके इसी ख्वाब को इसी अंदाज में पूरा भी कर दे। लेकिन साहब, मैं केवल इतना सा कह रहा हूं आपसे, आप अपने पिताजी से पूछिएगा अगर उन्होंने सरकारी सेवाएं की हैं कि पापा प्रमोशन नाम की कोई चीज होती है क्या, और अगर प्रमोशन होती है तो सीनियरिटी का क्या राग होता है, क्या सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन के पद ऊपर नीचे होते हैं क्या? तो आपको पता चलेगा, जी हाँ, जितना आप सीनियर होंगे उतने ही उच्च पद पर जाएंगे। मेरा यह कहना है कि आप में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल से कम उम्र की एज में जॉब निकाल लेता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो भैया वो किसी ना किसी भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी मंत्रालय जो है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत के एचआरडी मिनिस्टर्स हैं या फिर होम मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल तक तो मिनिमम पहुंचेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि भारत की नीतियों में अगर कृषि के अंदर कोई नीति लानी है तो वो आप लाएंगे, भारत की नीतियों में अगर कोई गृह सुधार से संबंधित नीति लानी है वो आप लाएंगे, शिक्षा में कोई नीति लानी है वो आप लाएंगे। इतना बड़ा पद उन विद्यार्थियों के लिए। अब आप में से कई विद्यार्थी पूछेंगे, सर मैं तो 25 साल से ज्यादा बड़ा हूं, मेरा कंसर्न ये है कि जो कम एज वाले हैं उनके लिए जो भविष्य यानी बुढ़ापा है वो एक पद और ऊपर तक जा रहा है। लेकिन फिर एक सवाल आता है, सर मैं 25 से तो ज्यादा निकल गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? भैया तैयारी तो आप भी कर सकते हैं जब तक यूपीएससी आपको मना ना करे, आप अपनी एज लिमिट को क्रॉस ना करें। तो बोले सर ऐसा कब तक होता है? अलग अलग क्लास मतलब कास्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है मेरे प्यारे साथियों, तो उस क्राइटेरिया को भी कभी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वेवर्स हैं। एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, वो कभी अलग डिफरेंट डायमेंशन होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए, और मतलब ऑन एन एवरेज 32 ईयर 35 ईयर ये एज क्राइटेरिया है। जनरल के लिए 32 35 उसके लिए है ना, ये क्राइटेरिया होता है अपर एज का। लेकिन गवर्नमेंट इसमें मूड करती रहती है, कभी 28 की बोल देती है, डायलॉग मार देती है कि 25 के अंदर ही कर देंगे हम। मिनिमम एज का क्राइटेरिया वही जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। तो अब सवाल ये है मेरा प्यारे साथियों कि यदि मैं 25 साल की एज में भी बनता हूं सर, तो मैं बन क्या पाऊंगा? मेरे भाई, जिस शहर में आप रह रहे हो ना, उस शहर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पूछना, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आपके जिले का जिलाधीश होता है, जिसके अधीन जितने भी विभाग हैं आपके शहर में, जैसे आप डीएम बोलते हैं, जैसे आप लोग कलेक्टर बोलते हैं, वो आपके शहर का अधिकारी है और वो भी इसी पद को निकाल के निकला है, यानी इसी एग्जाम को निकाल के निकला है। आपके शहर का जो एसपी है वो भी इसी पद से निकला है। रेलवे का जो प्रमुख डीआरएम कहते हैं, जिसे आपकी रेलवे जोन का जो प्रभारी होता है, वो भी इसी पद से निकला है। रेलवे चेयरमैन इसी पद से निकला है। यानी जितने भी भारत के पद हैं, आपके जो मन में आए अनडाउटेबली आंख बंद करके लगा दो कि ये आईएएस अधिकारी है। इवन भारत की सेनाओं में भी मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, जो गृह मंत्रालय के अधीन सेनाएं आती है ना, ये जो सीआरपीएफ है, एनएसजी है,
इनके भी जितने भी प्रमुख डीजी हैं वो सारे सेना है ना, जिसको आप आर्मी, नेवी और ये कहते हैं एयरफोर्स, इन तीन को हटा के इनके भी जितने भी प्रमुख डीजी हैं वो सारे आईपीएस अधिकारी हैं। आप जो कोर सेना है ना, जिसको आप आर्मी, नेवी और ये कहते हैं एयरफोर्स, इन तीन को हटा के जितने भी मेरे प्यारे साथियों जो वो और अन्य सेनाएं हैं जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ का डीजी एक आईपीएस अधिकारी होगा। यानी कि आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या करना चाहिए, निर्णय आप लेंगे। आईटीबीपी है कि चाइना के साथ में क्या निर्णय लेना है, वो निर्णय आप लेंगे, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पद क्या है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि यार ये पद तो है, लेकिन ये है क्या, इसके अंदर हाइट क्या है, हमें नहीं पता। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। सर अब जल्दी बताओ, आपकी इस नौकरी को पाते कैसे हैं? मैंने कहा चलिए तो आपको इस नौकरी के बारे में बता